हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, मैं जो कंटेंट अपलोड करने वाली हूँ वो यूजफुल हो पाएगा बीएससी मैथ्स, इंजीनियरिंग मैथ्स, आईआईटी जैम और मैनी अदर टीचिंग कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो बने रहे स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑप्टिमाइजेशन का एक टॉपिक, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, और उसको सॉल्व करने के लिए ग्राफिकल मेथड सीखेंगे। ये है टॉपिक की आउटलाइंस। हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में जानेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज के बारे में, मॉडल फॉर्मेशन जानेंगे, ग्राफ फॉर्मेशन जानेंगे, और प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जानेंगे बाकी के टॉपिक्स जो बचे हुए हैं उनको। तो सबसे पहले स्टूडेंट, बात होती है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होता है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दो वर्ड से मिलके बना है, लीनियर एंड द प्रोग्रामिंग। लीनियर का मतलब आपको वैसे भी समझ में आ रहा है कि जो आपके सारे फंक्शन होंगे वो 1 डिग्री में होंगे या लीनियर होंगे। और प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग का मतलब है प्लान ऑफ एक्शन। प्लान ऑफ एक्शन यानी किस टाइप का प्लान ऑफ एक्शन हमें चाहिए। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ दी वहाँ यूज किया जाता है जब कोई बिजनेसमैन है, उसको डिसाइड करना है वो किस टाइप, मतलब किस टाइप के कितने प्रोडक्ट परचेस करे या सेल आउट करे तो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। तो उसके लिए, या फिर आपके पास अगर कॉस्ट को मिनिमाइजेशन करना है, तो वहां पर भी आपका लीनियर प्रोग्रामिंग यूज में आता है। बेसिकली स्टूडेंट, हम ऐसा कह सकते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग जो है आपका, उसमें आप क्या करते हैं, बिना तलवार के युद्ध लड़ रहे हैं और जीत भी जा रहे हैं। उस तरीके का है, सिर्फ पेन की हेल्प से आप जीत जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है एक प्रॉब्लम दी गई है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की। ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहता है स्टूडेंट, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू, जिसमें आपको क्या करना है, मैक्सिमम या मिनिमम करना होता है। दिस इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन या उद्देश्य फलन कहते हैं हिंदी में। और सब्जेक्ट टू में आपके पास तीन कंडीशन गिवन है स्टूडेंट। ये आपकी कहलाती है, जो रेस्ट्रिक्शन होते हैं रिसोर्सेस के ऊपर या मनी के ऊपर, वो रिसोर्सेस मिलके हमारी सब्जेक्ट टू कंडीशन या कंस्ट्रेंट कहलाते हैं। और जो आपके नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट है, यानी जो आपके वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू हमेशा कैसी बनी रहेगी, पॉजिटिव बनी रहेगी। नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट कहते हैं हम इन्हें। तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर इसका। और आगे देखते हैं हम। व्हाट इज द इट इज अ मैथमेटिकल टेक्निक यूज्ड फॉर द मैक्सिमाइजेशन, यानी हम जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको क्या करना चाहते हैं, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना चाहते हैं। उसके अंदर क्या हो सकते हैं, सेवरल यानी बहुत सारे वेरिएबल हो सकते हैं। और उसके साथ में सब्जेक्ट टू क्या है, लीनियर कंस्टेंट हमारी साथ में जुड़ी रहती है। ये इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इससे हमको मिलता क्या है कि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम करने वाले जो वेरिएबल है, डिसीजन वेरिएबल, उनकी वैल्यूज मिलती है। उससे हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल पाते हैं। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमको पता है जो आपके डिसीजन वेरिएबल है उनकी वैल्यू या हमारे पास हमेशा क्या होगी, नॉन नेगेटिव होगी। नेक्स्ट है हमारे पास, हम किस किस केसेस में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को अप्लाई करते हैं। एक तो क्या है आपका, सबसे पहली चीज जो आपको है वो ध्यान में रखनी है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन और जो आपका कंस्टेंट है वो दोनों कैसे होने चाहिए, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के अंदर लीनियर होने चाहिए। सेकंड है आपके पास, हम ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज चाहते हैं कि हम जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, लाइक मेन पावर हो सकती है या फिर रॉ मटेरियल हो सकती है, कोई मशीन हो सकती है, उसको हम अधिकतम कैसे यूज में ला सके। या फिर मैन्युफैक्चरिंग द मिनिमाइजिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट को हम कम करना चाहते हैं, प्रॉफिट को अगर हम मैक्सिमम करना चाहते हैं, तो हम उस वक्त लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यूज करते हैं। इन मैनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड द कंस्ट्रेंट आर नॉन लीनियर। बहुत सारी सिचुएशन हमारे पास ऐसी भी होती है कि जब आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट कैसे हो जाए नॉन लीनियर, वो एक अलग पार्ट है ऑप्टिमाइजेशन का, उसको हम वहां पर पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन करें किसकी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की या उद्देश्य फलन की। और उसी से आपके डिसीजन वेरिएबल भी पता चले हमें कि कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं वेरिएबल की जो आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू दे सकते हैं। और यहाँ पर आपको पता ही है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमेशा के अंदर कैसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म स्टूडेंट। लीनियर फॉर्म में आप देख सकते हैं हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पर है, z इज इक्वल टू
C1 X1 प्लस C2 X2 प्लस CN Xn। C1 C2 CN सारे क्या है, कांस्टेंट है, और आपके डिसीजन वेरिएबल है X1 X2 Xn। और हमारे पास यहाँ पर M जो है आपकी सब्जेक्टिव कंडीशन रहती है, एन वेरिएबल है अगर आपके पास, तो उसके लिए वो है A11 X1 प्लस A12 X2 एंड प्लस सो ऑन A1 and Xn लेस देन फ्रॉम B। तो इस तरीके से ये आपकी सारी सब्जेक्टिव एम कंडीशंस रहेंगी। और यहाँ पर नॉन नेगेटिव कंडीशंस है आपकी, कि जो वेरिएबल्स है डिसीजन वेरिएबल, उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव बनी रहनी चाहिए, जीरो से बड़ी होनी चाहिए। और ये आपके डिसीजन वेरिएबल कहलाते हैं X1 X2 Xn। और आप चाहें तो इनको कोफिशिएंट जो A11 है इनको लेकर मैट्रिक्स फॉर्म में भी हम इसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो पैरामीटर्स आपके पास कितने हैं, n वेरिएबल्स है, और कंस्टेंट कितने हैं, m कंस्टेंट के अंदर आपकी प्रॉब्लम होती है। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप है। यहाँ पर जो हमारे पास कुछ टर्म्स काम में आई है उनको देख लेते हैं। डिसीजन वेरिएबल, डिसीजन वेरिएबल क्या होते हैं, जो भी आपकी फर्म है या कोई भी बिजनेसमैन है, वो किस चीज को का पता करना चाहता है, उसका पता हमें डिसीजन वेरिएबल से लगता है। यानी जो हम नॉर्मली एक्स और वाई से डिसीजन वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, एक फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, और जो किसके टर्म्स में है, डिसीजन वेरिएबल के टर्म्स में है, और जिसको आपका जो फॉर्म है वो क्या करना चाहता है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना चाहता है। कंस्टेंट, रिक्वायरमेंट और रेस्ट्रिक्शन के ऊपर क्या होती है, हमारे पास किसी भी मैनेजमेंट के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, वो क्या होते हैं, आपके कंस्टेंट के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। पैरामीटर्स, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स एंड द कांस्टेंट आर यूज्ड इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कंस्टेंट। न्यूमेरिकल जो आपकी डिजिट्स है वो दोनों में ही यूज आएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के अंदर क्या है, अ डिसीजन अमंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन इज रिक्वायर्ड। बहुत सारे हमारे पास सॉल्यूशन ऑब्टेन होंगे, लेकिन हम उसमें से सबसे बेस्ट सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। द डिसीजन इज रिप्रेजेंटेड इन द मॉडल बाय डिसीजन वेरिएबल। इस मॉडल में हम डिसीजन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डिसीजन वेरिएबल्स पे। द प्रॉब्लम इनकम्पोजेस गोल। हमारे पास क्या होता है, एक गोल होता है, उद्देश्य होता है, हम क्या करना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या करना चाहते हैं, ऑप्टिमम वैल्यू या मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना चाहते हैं। रेस्ट्रिक्शन आपके पास जो होती है वो क्या करती है, आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन के ऊपर अप्लाई होती है, जिससे उसकी वैल्यू एक लिमिट से बाहर नहीं निकलती है। द ऑब्जेक्टिव एंड कंस्ट्रेंट मस्ट बी डिफाइनेबल बाय लीनियर मैथमेटिकल रिलेशनशिप। यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट दोनों ही कैसे होने चाहिए, लीनियर होने चाहिए। हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल्स की। प्रोपोर्शनलिटी, यानी जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट दोनों का रेट ऑफ चेंज है, दोनों का जो स्लोप है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट होता है, यानी स्ट्रेट लाइन होगी आपकी। और एडिटिविटी, यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट में टर्म्स जो होगी वो कैसी होगी, एडिटिव होगी। डिविजिबिलिटी का मतलब है कि आपका जो डिसीजन वेरिएबल है उसका वैल्यू फ्रैक्शनल भी हो सकता है, नॉट नेसेसरली टू बी इंटीजर। सर्टेनिटी, सर्टेनिटी यानी हम जो डिसीजन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं स्टूडेंट, वो सर्टेन है, कोई प्रोबेबल वैल्यू नहीं है, फिक्स नंबर है, इसलिए आपकी यहाँ पर सर्टेनिटी ऐड रहती है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस डिसीजन फ्रिक्वेंटली इन्वॉल्व मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट और मिनिमाइजेशन कॉस्ट। यानी हम प्रॉफिट को मैक्सिमम और कॉस्ट को मिनिमम करना चाहते हैं। और इस आपके जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के अंदर दोनों ही ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्टेंट क्या होते हैं, लीनियर एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं। अब यहाँ पर स्टेप्स हैं आपके पास, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को कैसे फॉर्म किया जाए। हम पहले फॉर्म करेंगे प्रॉब्लम को। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एज सॉल्वेबल बाय लीनियर प्रोग्राम। पहले तो ये डिसाइड करें कि प्रॉब्लम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से सॉल्व होने लायक है या नहीं है। फिर उसके बाद हम मॉडल को फॉर्म करेंगे, यानी जो अनस्ट्रक्चर्ड यानी वर्ड प्रॉब्लम अगर आपको दी हुई है, प्रॉब्लम आपको खुद से बनानी पड़ेगी। और उसके बाद मॉडल को सॉल्व करेंगे और अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास समरी ऑफ द मॉडल फॉर्मुलेशन स्टेप्स है, यानी मॉडल बनाने के लिए हमें क्या क्या करना है। पहले स्टेप में आपको क्लियरली डिफाइन करना है, किसको, डिसीजन वेरिएबल को डिफाइन करना है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है और कंस्ट्रेंट बनाने हैं। यहाँ एक क्वेश्चन ले रही हूँ मैं, आपके पास एक रेस्टोरेंट है, उसके अंदर दो टाइप के प्रोडक्ट बन रहे हैं, समोसा बन रहा है और बर्फी बन रही है। और समोसे के ऊपर आपकी कॉस्टिंग जो आ रही है ओनर की, वो 5 रुपीज़ आ रही है, और वो समोसे को 15 रुपीज़ में बेच रहा है। और काजू बर्फी जो है वो आप कॉस्टिंग
ओनर को 10 रुपीज पड़ रही है और 25 में उसको सेल आउट कर रहा है, और ओनर के पास सिर्फ 1000 रुपीज है इन चीजों को बनाने के लिए। और कुक जो है उसका टाइम कितना है हमारे पास 120 मिनट, जबकि एक समोसा हमारा 5 मिनट में बन जाता है और बर्फी को बनने में 15 मिनट का टाइम लगता है। को ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना है मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। तो सबसे पहले बात करें कि हम पहले तो डिफाइन करेंगे डिसीजन वेरिएबल एक्स और वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने मान लिया एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ समोसास को। मान लिया मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए ओनर एक्स नंबर ऑफ समोसा बना रहा है और वाई नंबर ऑफ बर्फीस बना रहा है। तो यहाँ पर आपके एक समोसे के ऊपर जो होने वाला प्रॉफिट था वो कितना था 15 - 5 10 रुपीज। तो एक समोसे पे होगा 10x। और ऐसे ही एक बर्फी के ऊपर प्रॉफिट जो होने वाला था वो था 15, क्योंकि 10 में बना रहा था और 25 में सेल कर रहा था। तो यहाँ पर आपका 15 रुपीज। तो वाई सम बर्फीज के ऊपर आपका प्रॉफिट रहेगा 15y। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन कंस्ट्रक्ट हो गया स्टूडेंट, कि आप प्रॉफिट जो है मैक्सिमम से एड इज इक्वल टू 10x प्लस 15y को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। सब्जेक्टिव कंडीशन की बात करें, हमारे पास जो ओनर के पास पैसा लिमिटेड है 1000 रुपीज है, और कुक के पास भी टाइम लिमिटेड है। तो ये दोनों चीज ही हमारे पास रेस्ट्रिक्शन है। यानी जो आपका एक जो है आपका समोसा बनाने के लिए हमारे कितने रुपए खर्च हो रहे हैं 5 रुपीज। तो एक समोसा बनाने के लिए 5x जो है रुपीस खर्च होंगे। और एक बर्फी बनाने के लिए आपके जो खर्च हो रहे हैं 10 रुपीज खर्च हो रहे हैं। सो 5x प्लस 10y और मस्ट बी लेस देन इक्वल फ्रॉम 1000, क्योंकि हमारे पास मनी तो 1000 ही है, यानी उससे आपका कम रहना चाहिए। ठीक है। और एक समोसा बनाने के लिए आपको 5 मिनट, एक समोसे के लिए 5x हो जाएगा। और बर्फी के लिए 15 मिनट है तो वाई बर्फीज के लिए 15y। और कुक के पास टाइम कितना है 120, सो लेस देन इक्वल टू 120। ये दो आपकी क्या हो गई स्टूडेंट सब्जेक्टिव कंडीशन। और डेफिनेटली यहाँ पर एक्स और वाई जो आपके नंबर ऑफ समोसा एंड नंबर ऑफ बर्फीज है, वो उनकी वैल्यू नेगेटिव तो नहीं होने से हो सकती। क्या -1 समोसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। both the values of the decision variable must be greater than equal from 0। तो इस तरीके से हमने देखा स्टूडेंट इस वर्ड प्रॉब्लम को कैसे फॉर्मुलेट किया। नेक्स्ट है आपके पास लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पास हम लिए हमारे पास दो मेथड है, ग्राफिकल मेथड, सिंपलेक्स मेथड। इस लेक्चर में हम आज जो पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्राफिकल मेथड के लिए जो आपके कुछ क्राइटेरिया है वो हमको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर आपका क्या है, सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन तो ग्राफिकल मेथड के ऊपर ये है कि सिर्फ हमारे पास दो ही एक्सेस होती है। सो ग्राफिकल मेथड दो डिसीजन वेरिएबल वाली प्रॉब्लम के लिए ही एप्लीशिएबल है, दो से ज्यादा होने पर नहीं पॉसिबल है। ग्राफिकल मेथड प्रोवाइड्स विजुअलाइजेशन ऑफ हाउ a solution of for a linear programming problem is obtained। ग्राफिकल मेथड से हमको क्लियरली व्यू मिलता है, ग्राफ की हेल्प से हम देख पा रह सकते हैं कि किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। यहाँ पर जो ग्राफिकल मेथड के अंदर आपके पास कुछ टर्म्स आएगी, उसको हम देख लेते हैं। सॉल्यूशन, एनी चॉइस ऑफ वैल्यूज फॉर द डिसीजन वेरिएबल x1 x2 xn। जो आपके पास x1 x2 xn की वैल्यूज ऑब्टेन होती है वो डिसीजन वेरिएबल जो होंगे वो सॉल्यूशन कहलाएगा। अब आपका सॉल्यूशन फिजिबल हो सकता है या फिर इनफिजिबल। फिजिबल सॉल्यूशन वो होता है जो सारी कंस्टेंट इक्वेशन को इंक्लूडिंग द नॉन नेगेटिव कंस्टेंट उनको भी इवन सेटिस्फाई करता है, तो वो फिजिबल सॉल्यूशन। अगर किसी एक कंस्टेंट इक्वेशन को नहीं सेटिस्फाई करता है तो हम उसको बोलते हैं इनफिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल रीजन क्या होगा, जो आपकी सारी कंस्ट्रेंट लाइन आपने ड्रॉ की है उसके द्वारा जो क्लोज आपको एरिया ऑब्टेन होगा वो फिजिबल रीजन होता है। और उसके अंदर जो आने वाले पॉइंट है वो फिजिबल पॉइंट होते हैं। ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट, कि यहाँ पर आपके पास जो है अ फिजिबल सॉल्यूशन दैट हैज द मोस्ट फेवरेबल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यानी जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको हम मैक्सिमम या मिनिमम करना चाहते हैं, उसकी मैक्सिमम करना चाहते हैं तो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू, और मिनिमम करना चाहते हैं तो सबसे मिनिमम वाली वैल्यू जो होगी वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाती है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, फॉर्मुलेट द एलपी
सॉल्यूशन के लिए सबसे पहला हमको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, चाहे आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करें या फिर सिंपलेक्स मेथड से, आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो फॉर्मुलेशन करना है प्रॉब्लम का। उसके बाद हम ग्राफिकल मेथड के स्टेप्स की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको 2 डायमेंशनल में ग्राफ बनाना है। स्केल के ऊपर हम 2 एक्सिस ले लेंगे, x1 और x2, और उसके बाद लाइन्स बनाएँगे, आपकी जो कंस्ट्रेंट लाइन्स होगी उनको ड्रॉ करेंगे और फिजिबल रीजन फाइंड आउट करेंगे। फिजिबल रीजन के ऊपर सॉल्यूशन डिपेंड करेगा, फिजिबल रीजन कैसा है, बाउंडेड है, अनबाउंडेड है। तो यहाँ पर एक फिजिबल रीजन के लिए एग्जांपल दिखाया गया है डायग्राम में। अब ये आपका कंस्टेंट इक्वेशन ये है, x1 इज ग्रेटर देन इक्वल फ्रॉम 0 एंड x2 इज ग्रेटर देन इक्वल फ्रॉम 0 एंड x1 इज लेस देन इक्वल फ्रॉम 0 एंड sorry, x1 is less than equal from 4 and x2 is also less than equal from 4। तो यहाँ पर इनको ड्रॉ करने के लिए x1 का वैल्यू 0 से बड़ा, यहाँ पर x1 इज ग्रेटर देन इक्वल फ्रॉम 0 के लिए किधर होगी वैल्यू, इधर की तरफ, और x2 ग्रेटर देन इक्वल फ्रॉम 0 बाहर की तरफ, और लेस देन इक्वल फ्रॉम 4 के लिए यहाँ पर हमने x1 इज इक्वल टू 4 पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया, और x1 का वैल्यू 0 से तो बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है, तो इधर की तरफ एरो। ऐसे ही x2 का वैल्यू 0 से बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है, तो यहाँ पर x2 इक्वल टू 4 पे हमने लाइन को ड्रॉ कर लिया और पैरेलल लाइन को, और यहाँ पर अपने इसको एरो लगा दिया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये एरोस हमको इशारा करते हैं, हमको बताते हैं कि किस तरफ जाना है। तो इस एरो ने बताया इधर, इस एरो ने इधर, 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 और यानी आपका फिजिबल रीजन क्या हो गया, ये जो येलो वाला शेडेड है वो आपका फिजिबल रीजन हो गया क्लोज्ड। तो इसको बोलते हैं बाउंडेड रीजन। फिजिबल रीजन बाउंडेड भी हो सकता है, अनबाउंडेड भी हो सकता है। सो बाउंडेड और अनबाउंडेड के ऊपर हम कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं। अगर रीजन बाउंडेड आया तो आपको कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, और जो आपका सॉल्यूशन होगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन वो क्या होगा, एक या एक से ज़्यादा कॉर्नर पॉइंट के ऊपर ही ऑब्टेन होता है। तो यहाँ पर इनको इनकी वैल्यूज़ रख के हमको ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालनी है कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर। और जब अनबाउंडेड हो प्रॉब्लम तो उसके वक़्त हमारे पास क्या हो सकते हैं, इन्फिनिटली मैनी फिजिबल पॉइंट्स आर पॉसिबल। सो इस वक़्त आपका जो फंक्शन है उसका मैक्सिमम या मिनिमम शायद नहीं ऑब्टेन हो पाए। और रियल लाइफ प्रॉब्लम में क्या होता है, इट इज इम्पॉसिबल टू हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन प्रेजेंट नहीं होते हैं। इट सिग्निफाइज दैट द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हैज बीन फॉर्मुलेटेड इनकरेक्टली, यानी इससे पता चलता है कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को इनकरेक्टली बनाया गया है। इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको बाउंडेड बनाने के लिए एक या एक से ज्यादा कंस्टेंट को और ऐड कर सकते हैं प्रॉब्लम के साथ। एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको देखते हैं स्टूडेंट। ये मेरा एग्जाम्पल है, यहाँ पर इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आपको मैक्सिमाइज करना है, और आपके पास सब्जेक्टिव कंडीशन है, ये 3 कंडीशन है, और इसको ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आपको ऑलरेडी फॉर्मुलेटेड दी हुई है, तो आपको इसको सिर्फ ड्रॉ करना है। x1 और x2 दो हमने जो आपकी एक्सिस है उनको ले लिया है, और उनको लेने के बाद आपने क्या करना है कि जो आपकी कंस्टेंट इक्वेशन है उनको ड्रॉ करना है। उनको ड्रॉ करने के लिए आपका स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमको उसको उसी फॉर्म में लाना है, x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल फ्रॉम 10। इंटरसेप्ट फॉर्म में लाने के लिए 10 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर बन जाता है x1 अपॉन 10 एंड x2 अपॉन 5 इक्वल टू 1। सो x1 एक्सिस पे आपको क्या लेना है, मैच करना है 10 को। यहाँ हमने मैच किया 10 को किसके साथ में, x2 एक्सिस पे 5 लेना है। तो ये जो 4 और 6 के बीच वाला पॉइंट है 5, वहां पर हमने दोनों पॉइंट्स को मैच कर दिया स्केल की हेल्प से। और ऐसे ही दूसरी लाइन में अगर आप देखेंगे तो इसको अगर हमने 36 से डिवाइड किया तो 6 और 6 को मैच करना है। यहाँ पर 6 जो है आपका x एक्सिस पे, x1 एक्सिस पे, और अनदर ऑन द x2 एक्सिस पे, इन दोनों को मैच कर लिया हमने 6 और 6 को। तो इस तरीके से आपकी दूसरी लाइन भी ड्रॉ हो गई, और थर्ड लाइन जो है उसमें अपने स्टूडेंट x1 का वैल्यू लेस देन इक्वल फ्रॉम 4 रखना है। x1 का वैल्यू लेस देन इक्वल फ्रॉम 4 रखने के लिए इसको प्लॉट कर लिया। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमने तो इक्वेशन मान के ड्रॉ किया है, लेकिन यहाँ पर इनके बीच में इनिक्विटी का साइन है। इनिक्विटी के साइन को कैसे लगाते हैं हम इनके ऊपर, इनिक्विटी के साइन को लगाने के लिए स्टूडेंट आपने क्या करना है कि कोई भी पॉइंट लेके हम देखते हैं। जैसे आपने फर्स्ट जो इक्वेशन थी आपकी x 2x2 लेस देन इक्वल फ्रॉम
10। इसका एरो लगाने के लिए हमने यहाँ पर 0 0 सब्स्टिट्यूट करना है x1 और x2 की दोनों की ही वैल्यू को। अगर आपकी जो रिजल्ट है वो ट्रू आता है तो एरो यानी 0 हमारे पास क्या आया, लेस देन इक्वल टू 10। रिजल्ट ट्रू है तो एरो आपका किधर की तरफ आएगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन आएगा। तो ये आपकी 10 5 वाली इक्वेशन थी, इस पे एरो टुवर्ड्स द ओरिजिन, यानी आपने जो भी पॉइंट रखा है वो जिस तरफ है उस तरफ आपका एरो लगेगा। दूसरी जो इक्वेशन है वहां पे भी हमने 0 0 सब्स्टिट्यूट किया, 0 प्लस 0 इज ऑल्सो लेस देन इक्वल फ्रॉम 36। सो 36 से छोटा है, करेक्ट है, तो यहाँ पर भी एरो टुवर्ड्स द ओरिजिन ही आएगा। और नेक्स्ट इक्वेशन है x1 इज लेस देन इक्वल फ्रॉम 4, 4 से छोटा, x1 का वैल्यू इधर की तरफ है तो इधर की तरफ आपका एरो आ गया। और नेक्स्ट है आपका x1 और x2 दोनों क्या है, ग्रेटर देन इक्वल फ्रॉम 0 है, तो x1 ग्रेटर देन फ्रॉम 0 किधर की तरफ है, इस तरफ है, और x2 ग्रेटर देन फ्रॉम 0 इस तरफ है। तो यहाँ पर जो है इन एरोज से आपको एक रीजन मिल रहा है, फिजिबल रीजन जिसको बोलते हैं, मैं इसको शेड कर रही हूँ यहाँ पे। और मोस्ट प्रोबेबली आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया भी है इसको डार्क करके। ये जो है आपके कॉर्नर पॉइंट्स हैं, यहाँ पर 4 कॉर्नर पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, ए बी सी डी एंड ओ 0। ये आपके कॉर्नर पॉइंट रहेंगे। हमको हमारा जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है इन्हीं पे मिलता है, इनके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। इनके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए आपका सिंपल है, इसका तो 0 0 रहेगा कोऑर्डिनेट, और इस पॉइंट का, ई पॉइंट का आपका होगा x1 का वैल्यू 4 है, x2 0 है, ए पॉइंट जो है उसका कोऑर्डिनेट आपका रहेगा 0 5, और सी पॉइंट पे आपको जो वैल्यू पता है x1 की वैल्यू 4 है। सो और दूसरी लाइन जो 6 6 वाली लाइन जा रही है उसमें हमने x1 का वैल्यू 4 रख लिया, 6 4 जा 24, 36 माइनस 24 दैट वुड बी इक्वल टू 12, यानी x2 का वैल्यू 2 आ जाएगा। और बी पॉइंट से दोनों लाइन ये वाली पास आउट हो रही है, इन दोनों को सॉल्व करके आपने फाइंड आउट करना है x1 और x2 को। इसका 6 टाइम करके हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाता है 6x1 प्लस 12x2 equal to 60, and the another one is 6x1 plus 6x2 equal to 36. So subtract किया, x1 से x1 cancel, और 6x2 would be equal to 24, यानी x2 would be equal to 4। x2 का वैल्यू 4 है और इनमें से किसी में भी रख लें आप, 4 2 जा 8, सो x1 का वैल्यू 2 है बी पॉइंट पर। तो इस तरीके से हमने पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट कर लिए, और उसके बाद z के अंदर उन पॉइंट्स को रखना है 4x1 प्लस 5x2 में। तो करस्पॉन्डिंग जो z की वैल्यूज है स्टूडेंट, वो हमने इस तरीके से ऑब्टेन कर ली है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन है स्टूडेंट, आप देख पा रहे हैं वो कहाँ पर ऑब्टेन हो रहा है, मैक्सिमम करना था हमको फंक्शन का, वो ऑब्टेन हो रहा है x1 इज इक्वल टू 2 एंड x2 इज इक्वल टू 4 पे। तो ये आपके क्या रहेंगे, डिसीजन वेरिएबल की वैल्यूज रहेगी, और दिस इज ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द z, z is equal to 2, 28, maximum z is equal to 28, and x1 is equal to 2 and x2 is equal to 4। मुझे लगता है स्टूडेंट मेरे समझाने का प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।